दया पवार जी की आत्मकथा अछूत के पिछले एपिसोड में हमने उन पात्रों के ऊपर चर्चा करी जिनका गहरा प्रभाव जो है दया पवार जी के जीवन पर पड़ा। उनमें पहले आंबू और दूसरे सदाशिव थे। आंबू जो स्वभाव से बेहद हंसमुख और चपल व्यक्तित्व के मालिक थे और एक बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट थे, लेकिन टीवी के कारण उनका अंत बेहद ही दुख भरा रहा। उसके बाद वे चर्चा करते हैं सदाशिव की। सदाशिव जो आरपीआई से जुड़े हुए सदस्य थे, लेकिन उनका राजनीति के कारण दुखांत हुआ। और वहीं सदाशिव के बेटे का भी वे जिक्र करते हैं जो दलित पैंथर से जुड़ा हुआ था और उसका अंत भी सदाशिव के जैसा ही दुखांत हुआ। तो यहाँ पर दलित संगठन, दलित पैंथर और दलित पार्टी आरपीआई के ऊपर भी कहीं ना कहीं दया पवार जी सवालिया निशान खड़े करते हैं उनकी कार्यशैली को लेकर। उसके बाद वे चर्चा करते हैं किस तरीके से एग्जाम्स देने के लिए गांव के स्कूल की बजाय शहर के स्कूल अहमदनगर जाना पड़ता था, और वहां वे अहमदनगर शहर का जिक्र करते हैं किस तरह से वे वहां घूमे और उस किले को देखा जहां पंडित नेहरू जो है स्वतंत्रता आंदोलन के समय बंद थे। साथ ही चांद बीबी के किले का जिक्र भी वे करते हैं और बताते हैं कि चांद बीबी का किला उन्हें ज्यादा बेहतर लगा। तो यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। वैसे मैं स्वभाव से ही सहनशील, सारा मान अपमान चुपचाप पी जाने की आदत, पर बाद में अचानक ही मेरा नटखट स्वभाव जाग जाता। शायद इसका कारण शिक्षा थी। इस कारण अनेक बार आफत आती और एक कोफ्त भी होती कि मैंने ऐसा क्यों कर कहा। एक बार राजूर गांव में जानवरों की प्रदर्शनी देखने गया। शाम को वहां का मराठा स्कूल देखने गया। शायद लड़के रात में अध्ययन के लिए आते होंगे। शिक्षक न होने के कारण लड़के बहुत गड़बड़ करते, आपस में मारपीट करते। साथ में मेरा दोस्त था। मैं कुछ जोर से ही बोलता हूं, वाह स्कूल का क्या डिसिप्लिन है। बस लड़कों में आपसी झगड़ा बंद किया और मोर्चा मेरी ओर मुड़ा। मेरा दोस्त भाग गया। उस रात सब लड़कों ने मुझे कीचड़ सा रौंद डाला। एक दूसरी घटना याद करके तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन दिनों में अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा था। शहर के दो प्रसिद्ध दादा मंडली थी, बबन और सावजी। उनका गांव के लोगों पर बड़ा दबदबा था। कहते हैं उनका अफीम गांजे का होलसेल धंधा था। शहर की कांग्रेस राजनीति पर भी उनकी पकड़ थी। उनमें से एक बहुत सुंदर गोरा चिट्टा ऊंचा पूरा, जिस तरह कोई पहलवान अखाड़े में उतरता है वैसा वह रास्तों पर डोलता हुआ चलता। इसके बारे में एक चर्चा प्रसिद्ध थी कि राजकुमार के वेश में इसने कश्मीर के धनिकों को लूटा है। दूसरा कुछ ऐसा ही था, परंतु चीते सा चपल। इनकी जोड़ी जब रास्ते से गुजरती तो पेड़ पर बैठा कौवा भी कांव कांव करता। उस समय हम उनके सामने बित्ता भर के थे। हम नाके पर गप्पे लड़ाते खड़े थे, साथ में गांव के सवर्ण लड़के। ऐसा समय गप्पों की बागडोर मेरे हाथ में होती। अनेक अनुभवों की करिश्मी पुड़िया मेरे पास थी। बाकी लड़के शर्मीले किस्म के थे। उन दिनों वे दोनों दादा अपनी मोटर से जा रहे थे। भीड़ के कारण मोटर हमारे पास आकर रुक जाती है। सब लड़के घबरा जाते हैं, उनको अच्छी तरह सुनाई दे जाए। मैं इतनी जोर से गाली देता हूं, बस सारे लड़के घबरा जाते हैं। उस दिन मुझे किसने धीरज बंधाया पता नहीं। दादा गाड़ी से नीचे उतरा। सारा शहर हमसे थर्राता है और एक कल के छोकरे गाली देते हैं। अब अपनी खैर नहीं, पल भर के लिए पैरों तले की जमीन सरकने सी लगी। जो भी मिलेगा वह मार झेलने को मैं तैयार था। भागने की इच्छा नहीं हुई, पर उस दिन मैं मार खाने से बच जाता हूं। मैं जिन लोगों के साथ गप्पे हाँक रहा था वे सब बड़े लोगों के बेटे थे और उनके पालक भी दादा लोगों को पहचानते थे। जबान का ऐसा ही एक करिश्मा याद आ रहा है। एक घटना बंबई में घटी। काफी बड़ा हो गया था, एसएससी पास हो गया था। बंबई में सदाशिव के रिश्ते की एक लड़की की शादी थी। लड़की काली सांवली, चेहरे पर चेचक के दाग, पर दूल्हा अच्छा गोरा चिट्टा मिला था। जब बारात आती है तब मालूम होता है कि दूल्हे का छोटा भाई मेरी कक्षा में ही पढ़ता है। तो यहाँ पर एक अनोखी चीज फिर पता चलती है। जनरली ऐसा होता नहीं है कि गोरे चिट्टे लड़के जो हैं वो काली लड़की से शादी कर लें और जिसके मुंह पर चेचक के दाग हों, लेकिन यहां पर ये सुखद वर्णन पढ़ने को मिल रहा है। हाई स्कूल में हम सब दुल्हन की ओर से थे, थोड़ी बहुत काम करने वाले। बारात आने पर एक बार सामने आई।
दूल्हे का भाई गुस्सा दिखा रहा था। हमेशा लड़कियों के झुंड में शादी निपटी, भोजन हुआ। आज सारे बाराती घेरा बनाकर आपस में गप्पे मारने लगे। विवाह का स्टेज खाली, उस पर माइक रखा था। मैं तुरंत स्टेज पर चढ़ता हूँ, माइक संभालकर बारातियों से मुखातिब होता हूँ। भाइयों और बहनों, आज मैं आपका परिचय दूल्हे के भाई से कराता हूँ और फिर मैं अपने भाषण में दूल्हे के भाई के संबंध में स्कूल का एक किस्सा सुनाता हूँ। प्रार्थना का समय था। सभी लड़के लड़कियां कतारों में खड़े थे। उसी समय चित्र विचित्र चित्रों का बुशर्ट पहनकर एक दूल्हे का भाई प्रार्थना स्थल पर आता है। संगमनेर जैसे गांव में इस तरह की पोशाक सबको विदूषक की पोशाक सी लगती, मतलब जोकरों वाले कपड़े लगते। वे सब हंस रहे थे। प्रार्थना में व्यवधान हुआ, इसलिए आचार्य उसे कतार से बाहर निकालते हैं, कक्षा में जाने का आदेश देते हैं। ऐसी स्थिति में घबराकर सीधे कक्षा की ओर भागता है। नीचे फारसी पड़ी थी, सबके सामने वह फिसल जाता है, किताबें बिखर जाती हैं। फिर लड़के लड़कियों को हंसी का उफान आता है। ये सब मैं माइक पर बारातियों को बता रहा था और सारे बाराती पेट पकड़कर हंस रहे थे। उनको ये सब मनोरंजन सा लगता है। मजे की बात यह थी कि उस हंसी मजाक में दूल्हे वाले भी शामिल हो गए थे। उस दिन उस लड़के की मनोदशा मैं नहीं जान पाया। उसके पास शादी का सारा कैश था, बस वह अचानक गायब हो गया। सारे बारातियों में खलबली मची। अभी अभी जो हंस रहे थे वे अब मेरी तलाश में थे। सदाशिव मुझे घर के पलंग के नीचे छिपाता है। वैसे उसकी तलाश रात में ही जारी हो जाती है। उसे समझा बुझाकर वापस लाया जाता है। सुबह होते ही बारात की औरतें मुझे देखने के लिए सामूहिक तौर पर आती हैं। क्या बाई का लड़का है? 2 रातों के लिए सबकी नींद उड़ा दी। जैसे रानी बाग में कोई जानवर देखा हो, उस तरह सब मुझे देख रही थी। फिर आगे सार्वजनिक जीवन में भी इसी तरह की प्रवृत्ति जोर मारकर सिर उठाती रही। तो यहाँ का जो वर्णन है ये जरूर सुनिएगा, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। भीतर बहुत गहरे तक विद्रोह दबा हुआ था। दादा साहब मंत्री बने तब की बात है। अखबारों में उनका नाम पड़ा और सादे कार्ड पर लिख भेजा। आज तक दलितों के जितने मंत्री थे सब पथ भ्रष्ट और बदनाम थे। चेहरे पहुंचकर दलितों पर दया करने वाला नया मंत्री आपको खड़ा करना पड़ेगा। तो मतलब बाबा साहब की मृत्यु के बाद जो है उनकी मृत्यु का जो बेनिफिट आरपीआई को मिला, उसके बाद दादा साहब गायकवाड़ जो थे वो मंत्री बने और उनको बतौर कार्यकर्ता दया पवार जी ने ये सजेशन दिया कि अब ऐसा मंत्री आपको खड़ा करना पड़ेगा जो दलितों के उद्धार के लिए सोचे, बाबा साहब के बाद उनके कारवा को आगे लेकर चले, वैसे ही जैसे दादा साहब गायकवाड़ एक समय लेके जा रहे थे। आगे इन सब चीजों का जिक्र है, ध्यान से सुनिएगा। निश्चित ही छोटा मुंह बड़ी बात थी। दादा साहब कई बार मिले परंतु उन्होंने इस पत्र का उल्लेख कभी नहीं किया। वैसे उनके पीए की ओर से पत्र प्राप्ति की पावती मिली थी, वे भी साइक्लो स्टाइल में। ऐसे ही एक बार उनके जन्मदिन पर मालाबार हिल उनके बंगले पर गया। जन्मदिन पर बहुत भीड़ थी, लॉन में रोशनी की गई थी, सिनेमा के कुछ लोग थे। मैं पुराने संबंधों को लेकर गया था। पहले ही हम आत्मकथा में पढ़ चुके हैं कि दादा साहब जो हैं वो लड़कों के साथ खेला करते थे, तैराकी भी क्या करते थे और कभी कभी छिछले या कह सकते हैं फूहड़ मजाक भी कर लिया करते थे। तो उसी चीज को ध्यान में रखकर दया पवार जी इनसे मिलने जाते हैं। मैं पुराने संबंधों को लेकर गया था, उनका ध्यान मेरी ओर जाता है। सभा में मैं बोलूं ऐसा कुछ लोग सुझाते हैं। जब मेरी बोलने की बारी आती है तब मेरा गला सूख जाता है। अंत में जो मन में आया बोल गया। दादा साहब को आंदोलनों मोर्चों में मैंने देखा था, उन्हें मंत्री की कुर्सी पर बैठा देखूं ये बात ही अपने आप में अजीब लग रही है। आज ये नया रूप स्वीकारने के लिए मेरा मन तैयार न था। आज भी मेरा उनके प्रति जो प्रेम है वह आंदोलनों वाले दादा साहब पर है जिसने हमें विद्रोह करना सिखाया था। अंबेडकर ने आंदोलन की दाहकता सिखाई। इतना बोलकर जब मैं नीचे बैठता हूं तब थक चुका हूं, मैं यहाँ बेकार ही आ गया ऐसा भी लगता रहा। दादा साहब वास्तव में महान थे। उन्होंने उस दिन सबके सामने मेरी तारीफ करी। इस बात को जरा गौर से सुनिए। दादा साहब वास्तव में महान थे। उन्होंने उस दिन सबके सामने मेरी तारीफ करी। मंत्री के सामने मैंने ये सब बोलने का जो साहस दिखाया उसके लिए उन्होंने मेरा सम्मान किया। एक दौर ये था जब
मंत्री जो हैं वो अपना क्रिटिक सुनने के लिए तैयार रहते थे। और क्रिटिक का मतलब आलोचना करना नहीं होता है, विवेचना करना होता है। किसी भी बात के हर पहलू के ऊपर गौर करना, चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, हर पहलू पर गौर करना, फैक्ट्स और रियलिटी को चेक करने के बाद अपना जो आपका एनालिसिस हो, अपने विचारों के थ्रू उसको प्रकट करना, ये होता है क्रिटिक करना। क्रिटिक करना आलोचना करना नहीं होता। और हमारे आजकल के नेता को बुद्धिजीवियों से ही परहेज है। अपनी आलोचना वे सुन ही नहीं सकते, ना वे अपनी आलोचना सुन सकते हैं। और सबसे मजे की बात तो यह है कि उनके पाले हुए पिट्ठू जो हैं वो ऐसे में लगाम अपने हाथ में ले लेते हैं और जो भी बुद्धिजीवी नेताओं का क्रिटिक करते हैं उनकी वे फजीहत करना शुरू कर देते हैं बजाय मुद्दों को समझने के। तो ये फर्क तो बहुत ज्यादा आ गया है उस समय के मंत्रियों में और आज के दलित मंत्रियों में, नेताओं में। मंत्री तो छोड़ ही दीजिए, नेताओं में। कुछ दिन पहले जब मैं उनके बंगले पर उनके जन्मदिन पर गया था, उस समय उनके मंत्री पद समाप्त हो चुका था। हमेशा सी भीड़ न थी, वातावरण उदास, दाना खत्म होने पर जैसे सारे पंछी उड़ गए हों, ठीक उसी तरह। मैं अपने बुरे दिनों में उनके आगे बढ़े हुए हाथ कभी नहीं भूल सकता। उनकी राजनीति के लिए मेरा बहुत अधिक उपयोग न था और ये मेरा श्रेम भी नहीं था, परंतु उन्हीं का दिया हुआ जीवन मूल्य में प्राणों की तरह सहेज कर रखना चाहता हूं। अपने आप से प्रताड़ना ठीक नहीं, ये अंतर की आवाज जोर देकर कहती है। एक आध बार कोई दूसरी ये बात कहे, ये मेरा पागलपन होता, पर यह लड़ाई आज भी दिमाग में निरंतर चल रही है। वो तो एक दो बार जाहिर तौर पर बोले, ये मुझसे हमेशा 2 हाथ दूर रहता है, पर पास आए और रेशमी गांठ बांधे। बंबई में कई कार्यकर्ताओं को उन्होंने हाउसिंग बोर्ड में फ्लैट ले दिए, मुझे उसका भी मोह नहीं रहा। तो बहुत सारे लोग जो हैं, कार्यकर्ता खास तौर से नेताओं के साथ इसलिए चिपकते हैं ताकि उनका पर्सनल काम जो है वो नेता करवा दें। लेकिन बुद्धिजीवी जो होते हैं वो इन सब चीजों से परे होते हैं। वे आपके कार्यों का एनालिसिस करते हैं और जहां कमी रह गई हो आपके कार्यशैली में उसको बताते हैं। और आजकल के नेता उसको अपनी आलोचना समझ लेते हैं। तो ये फर्क है एक बुद्धिजीवी में और एक सामान्य कार्यकर्ता में। जाति का विनाश पढ़ते वक्त बाबा साहब अंबेडकर ने इस बात को स्पष्ट तौर पर मेंशन किया है। शायद 24वां या 25वां पॉइंट उन्होंने पूरा इसी चीज को समर्पित किया है कि किस तरीके से ब्राह्मण जो है वो अपने बुद्धिजीवियों के आसपास एक अभेद्य किले की दीवार बनाकर रखता है, जिसे भेद कर आप अंदर नहीं जा सकते उस बुद्धिजीवी तक। किस तरीके से ब्राह्मण जो है अपने बुद्धिजीवियों को नर्चर करते हैं, उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। और एक हमारे दलित नेता हैं जो बुद्धिजीवियों को सबसे दूर छिटक कर रखना चाहते हैं और जो इनकी चापलूसी करे, ऐसे कार्यकर्ता ही उन्हें पसंद आते हैं। तो इस चीज के ऊपर समाज को भी सोचना चाहिए और नेताओं को भी कि एक बुद्धिजीवी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। बाबा साहब ने भी बुद्धिजीवियों की इंपॉर्टेंस को बताया है कि बुद्धिजीवी समय से बहुत ज्यादा आगे का पहले ही सोच लेते हैं, जो आम कार्यकर्ता या नेता नहीं सोच पाते हैं। इन सब चीजों के ऊपर मैं समझती हूं ध्यान दिए जाने की जरूरत है। चलिए टेक्स्ट पर लौटते हैं। फाइनल का रिजल्ट आया, मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ, पर आगे क्या करूं सब अंधकारमय था। और पढ़ूं ये प्रबल इच्छा थी। फाइनल के बाद यदि थोड़ी भी कोशिश करता तो बड़ी सहजता से स्कूल मास्टर बन सकता था, परंतु सारी उम्र देहात में खपने की इच्छा न थी। और देहात वह था मात्र बिच्छू डंकों का अंबार। जिंदगी भर मन संताप होता। इससे यदि बाहर निकलना है तो पढ़ना चाहिए। इसी बीच मालूम होता है कि पड़ोस के गांव में दलित विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल है। संचालक दादा साहब ही थे। तो अब इस इंसिडेंस को भी ध्यान से सुनिएगा कि वे बेशक मंत्री न रहे हों, लेकिन उन्होंने समाज के लिए कार्य किया। और दया पवार जी ने जो उनका क्रिटिक किया था उसको उन्होंने ध्यान में रखते हुए दलितों का उद्धार, खास तौर से छात्रों का उद्धार करने के लिए क्या क्या कार्य किए।
दादा साहब ही इस हॉस्टल के संचालक भी थे। मैं अर्जी लिखता हूँ। ताल्लुके में दादा साहब की सभा थी। सभा के बाद उनके हाथों में अर्जी देता हूँ। छुट्टियों के बाद मुझे साक्षात्कार के लिए छात्रावास बुलाया जाता है। जब मैं इसके लिए जाता हूँ तब मेरे सिर पर गांधी टोपी थी। भीतर के कमरे में संस्था में पदाधिकारी बंबई से आए थे। मुझसे मेरी जाति पूछते हैं। मैं अर्जी में भी हरिजन ही लिखता हूँ। मैं बताता भी वही हूँ। मेरे हरिजन कहते ही सभी मेरी तरफ देखने लगते हैं। कोई कहता है कि स्वयं को मैं हरिजन नहीं महार कहूँ। हरिजन गांधी द्वारा हमको दी गई गाली है। मेरा दिमाग चक्कर खाने लगता है। मछुआरों के छात्रावास या गांव के मराठी स्कूल में आज तक का अनुभव यह था कि महार कहने पर सवर्ण शिक्षक कहते अपने को हरिजन कहे, और अब ये लोग महार कहलवाते हैं। मैं अपनी व्यथा पदाधिकारियों के सामने बयान करता हूँ। मेरी चपलता और सहजता देखकर वे खुश होते हैं। मुझे एक पेटी, थाली, लोटा और स्वयं का बिस्तर लाने की सूचना दी जाती है। मेरा मन फिर गेंद सा उछलने लगता है। संगमनेर पुणे रोड पर ये छात्रावास था। नदी पार कर जाना होता था। संगमनेर का ही हिस्सा था ये। इसे छोटा संगमनेर कहते। दलितों के बच्चों के छात्रावास के लिए कोई सवर्ण अपनी इमारत कैसे देता? इस छात्रावास की इमारत एक मुसलमान की थी। तो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा कि किस तरीके से अस्पृश्यों और मुसलमानों के भी दंगे हुआ करते थे। बावजूद उसके मुसलमान जो हैं वो अस्पृश्यों के उद्धार के लिए आगे आ जाया करते थे, और सवर्ण तब भी आगे नहीं बढ़ते थे। इमारत के पिछवाड़े मुसलमान मालिक अपने परिवार के साथ रहता था। सामने छात्रावास की इमारत, एक बड़ा हॉल, उसमें दीवारों के साथ रखी सबकी टीन की पेटियां थी। वहां ओढ़ना बिछाना, बगल में एक टीन का शेड, वहां भोजनागृह, छात्रावास के पीछे कुआं। खाने के समय लोटा थाली मांजने के लिए लड़कों की भीड़ लग जाती। वही लोटा हम संडासे के लिए भी बरतते। छात्रावास को सरकारी अनुदान मिलता, उसमें लड़कों के रहने के लिए खाने की व्यवस्था मुफ्त होती। फिर हम गांव के बड़े स्कूल में पढ़ने जाते। गोखले एजुकेशन सोसाइटी का गांव में एक भव्य स्कूल था। ईसाइयों का भी गांव के बाहर एक हाई स्कूल था, परंतु इक्का दुक्का लड़कों को छोड़कर वहां कोई भी प्रवेश न लेता। छात्रावास में बहुसंख्यक विद्यार्थी महार, अपवाद स्वरूप कुछ चमार, मांग, महादेव कोली। रोल पर कम से कम 50-60 विद्यार्थी होते। बंबई के कार्यकर्ता संस्था को जीवित रखने के लिए काफी परिश्रम करते। प्रारंभ में ग्रांट नहीं थी, तब अनेकों ने अपनी बीवियों के गहने गिरवी रखकर ये छात्रावास चलाया था। तो उस समय के कार्यकर्ता कितने प्रतिबद्ध थे अपने समाज के उत्थान के लिए। और आजकल के संगठनों के कार्यकर्ता जो है वो 40-40 साल से उत्थान ही कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो उत्थान देखने में कभी नहीं आया। उनके त्याग की बातें कई बार सुनने को मिलती। संस्था का ये पहला छात्रावास था। संस्था के संचालक भाऊराव पाटिल का आदर्श सामने रखते। कुछ ही वर्षों में संपूर्ण जिले में संस्था का जाल फैल गया। उनके नाम भी क्रांति प्रेरक। श्रीरामपुर में शंभूक छात्रावास, तो अगस्ती गांव में रमा यशोधरा। हमारे छात्रावास का नाम सिद्धार्थ। इस नाम के पीछे दादा साहब की प्रेरणा। निश्चित ही दादा साहब का राजनीति से अधिक बड़ा काम इस क्षेत्र में था। तो राजनीति से कहीं ज्यादा बड़ा काम होता है सामाजिक क्षेत्र में किया गया काम, सामाजिक उत्थान के लिए किया गया काम। मुझे याद है जाति का विनाश पढ़ते वक्त बाबा साहब ने भी इस बात पर जोर दिया था कि राजनीति से कहीं ज्यादा पहले जो है वो सामाजिक कार्य किए जाने की जरूरत है। सामाजिक उत्थान की जरूरत ज्यादा है इस देश में। कहते हैं जल्दी ही संस्था का बजट 1 लाख तक पहुंच गया था। दलितों का जातीयता की धज्जियां सबसे पहले यहीं उड़ी। वैसे महार विद्यार्थियों का छात्रावास पर रौब दाव। दूसरी जाति के लड़के दब कर रहते। छात्रावास में धीवरों के 3-4 लड़के किसी अन्य छात्रावास से यहाँ आए। वहां वे दादा थे, परंतु यहाँ भीगी बिल्ली बन गए थे। भोजन के हॉल में सब एक साथ बैठते, फिर भी व्यवहार में जिस तिस की जाति का झंझट रहता ही। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। जो भी बातें इस आत्मकथा के जरिए सामने आ रही हैं, मैं समझती हूँ समाज को उसके ऊपर विचार मंथन करना चाहिए। उम्मीद है आप लोग अपना विचार मंथन जारी रखे हुए होंगे। इसी के साथ आज मुझे आज्ञा दीजिए। इस एपिसोड को और इस चर्चा को हम अगले एपिसोड में बढ़ाएंगे।
अब मुझे आज्ञा दीजिए। यदि आपको ये सब कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दूसरे सोशल मीडिया पर इन्हें स्प्रेड करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।